हेलो दोस्तों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अल्फा स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 सॉल्व किया था, जहां पर हमने ये समझा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, और हमने एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस सवाल को बिल्कुल डायरेक्ट लगाएं, जैसा कि आप अपनी कॉपी में लिखते हैं और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। यदि आपको ये समझना है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और हम इसे कैसे निकाल रहे हैं, तो इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख लीजिए। मैंने उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप नीचे दी गई जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सीधे सॉल्व करेंगे। यहां पर जो 12 है, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, जो अभाज्य गुणनखंडों को होंगे, वो क्या होंगे? तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू। उसी तरह देखिए जो 15 है, 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? 15 के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं 3 इंटू 5। और 21 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 3 इंटू 7। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि मेरा एचसीएफ क्या है, तो देखिए ये जो तीनों प्राइम फैक्टर आए हुए हैं, इसमें से कॉमन क्या है? यहां पर मुझे 12, 15 और 21 की ये जो प्राइम फैक्टर मैंने निकाले हुए हैं, इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन है 3। इसीलिए ये जो एचसीएफ होगा 12, 15 और 21 का, वो हो जाएगा मेरा 3। अब मेरा एचसीएफ आ चुका है। अब देखते हैं एलसीएम क्या है। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम मेरा हो जाएगा, पहले तो जो नंबर कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी सभी संख्याओं को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 2 इंटू 2। उसके बाद ये 3 तीनों में कॉमन है तो हम इसको एक बार लिख देंगे। फिर बचा क्या आपका? 5 और 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 60 इंटू 7 कितना होता है? 420। तो एलसीएम आपका आ गया 420 और एचसीएफ आपका आ गया 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 17, 23 एंड 29। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों जो नंबर हैं ये आपके प्राइम नंबर है। ये या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए इसका जो, अगर मैं 17 का फैक्टर लिखता हूँ, मान लीजिए मैं 17 का प्राइम फैक्टर लिखता हूँ, तो ये किससे, या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरह देखिए 23 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 23 इंटू 1, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 29 इंटू 1। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में क्या कॉमन है? 1, 1 कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए अगर मैं इसके एलसीएम की बात करता हूँ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 17 इंटू
23 इंटू 29। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 11339। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर 8 के प्राइम फैक्टर की मैं बात करूँ तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। 8 जो है वो 2 का प्रोडक्ट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 9 किसका प्रोडक्ट है आपका 3 इंटू 3 का। और आपका जो 25 है वो किसका प्रोडक्ट है 5 इंटू 5 का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों के जो फैक्टर आए हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंटू 1 कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम इंटू 1 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं SCF की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आपका SCF होगा वो हो जाएगा आपका 1। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका 3 का स्क्वायर और ये है आपका 5 का स्क्वायर। जब मैं इसको इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225 इंटू 8 200 एंड 200 इंटू 9 1800। ये हो जाएगा आपका LCM आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट SCF 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। SCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का जो SCF है वो 9 दिया हुआ है। LCM ज्ञात करना है आपका इन दो पूर्णांकों का या इन दोनों संख्याओं का। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ इसने आपको, जो SCF है इसका 306 और 657 का वो दिया हुआ है 9। अब देखिए हम जानते हैं क्या कि LCM इंटू SCF इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब यदि मैं SCF को पक्षांतर करके यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन ऑफ SCF। देखिए LCM किसका 306 और 657 का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो दो संख्याएं हैं वो क्या है मेरी 306 और 657, तो मैं इनका यहाँ पर गुणा कर दूंगा और नीचे किससे डिवाइड करना है SCF से। SCF क्या है मेरा, SCF है मेरा 9। सॉल्व कीजिए इसको, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। ये हो जाएगा 34 इंटू 657 34 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 22,300। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 20। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 टेन ज़ा 20, 2 फाइव ज़ा 10 एंड 5 वन ज़ा 5। जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो मुझे क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 इनका प्रोडक्ट है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई संख्या जो कि 0 पर समाप्त हो रही हो, 0 पर खत्म हो रही हो, तो उसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें उसमें आपका 2 और 5 आना ही आना है, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। अब आइए सवाल पर आते हैं। सवाल आपका क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए, आप क्या लिखेंगे? हमने क्या पढ़ा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वह 2 तथा 5 से विभाजित होगी। अब यदि मैं 6n के प्राइम फैक्टर निकालता हूं तो 6n को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3, और n की पावर यहां ऊपर रहेगी। और 2 इंटू 3 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अगर मैं इस तरह लिखता हूं तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर जो 6 का जो प्राइम फैक्टर आया है, इसमें क्या है? 2 और 3 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 नहीं है। इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से देखिए वो क्या कहती है कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 3 11 गुणा 13 प्लस 13 और
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या की बात करूं तो ये क्या होते हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं, इनमें 2 से अधिक डिवाइजर होते हैं। कोई नंबर कंपोजिट या भाज्य तब है जब उसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर या भाजक होते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13, तो आप 13 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 13 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 13 आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपका 7 इंटू 11 कितना 77 प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1। तो ये इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये 13 इंटू 77 प्लस 1 70। अब देखिए 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 6 से कितना होता है 78 होता है। तो ये जो आपकी ये जो संख्या थी यहाँ पर, ये इस रूप में आपको मिल गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो संख्या थी इसमें से 6 और 13 जो है वो इस संख्या का भाजक है। 6 और 13 इस संख्या का क्या है, भाजक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि इस संख्या के दो से अधिक भाजक कौन कौन से, एक तो हो गया आपका 13, एक हो गया आपका 6 और एक हो गया आपका 1। ठीक है, क्योंकि जो 1 है वो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो प्रत्येक संख्या का कम से कम जो है ना, तो 2 भाजक तो होता ही होता है। एक तो वो जैसे कि मान लो अगर वो प्राइम नंबर है तो एक मान लीजिए 7 है, तो इस 7 एक प्राइम नंबर है, तो इस 7 के 2 डिवाइजर है। एक तो ये खुद है और एक है 1। तो एक जो है वो सभी संख्याओं का भाजक होता है, एक सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से अधिक भाजक हो। तो इस संख्या के देखिए कितने भाजक हो गए, एक तो हो गया 13, एक हो गया 6 और एक हो गया 1। तो इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। यह संख्या क्या है, आपका भाज्य संख्या है। अब उसने आपको इसी सवाल में एक दूसरी संख्या भी दी हुई थी, जो कि क्या थी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 को कॉमन ले लूँगा। तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, ये इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 1008 और यहाँ पर प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 5 इंटू 1009। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए अब यहाँ पे ये जो संख्या आपको दी हुई थी इसके 2 भाजक आ गए। एक तो आपका आ गया 5 और एक तो आ गया आपका 1009। और 1 तो हमेशा से ही सबका भाजक होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर संख्या के
2 से अधिक भाजक हैं। कौन कौन है? एक तो है आपका 1009, एक है आपका 5 और एक है आपका 1। अतः यह एक क्या है? आपका भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, end at the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है ये सर्कुलाकार पथ है यहाँ पर, और ये जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो सोनिया है वो इस पूरे चक्कर को 18 मिनट में पूरा करती है, और रवि जो है वो 12 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि सोनिया को लगा समय कितना है? 18 मिनट। और रवि को लगा समय कितना है? 12 मिनट। अब यहाँ पे देखिए कि वो दोनों क्या करते हैं कि एक ही समय पर और एक ही साथ वो सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। तो चूंकि रवि जो है वो 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है, इसलिए वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले पहुंचेगा और सोनिया उसके बाद पहुंचेगी। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ही राउंड में आकर वो यहाँ पर आकर उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। वो समय क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिए वो जो समय होगा वो आपका 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि एक समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, तो वो समय क्या होगा? अतः प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर तो चलिए यहां पर लिख देते हैं कि एक समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और वह समय क्या होगा? 18 और 12 का एलसीएम होगा। देखिए 18 और 12 का एलसीएम होगा, तो देखिए 18 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा इसमें देखिए ये 2 और ये 3 कॉमन है, तो इनको एक एक बार लिख दीजिए, और बाकी जो बच रहा हो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या बच रहा है 3 और 2, तो 3 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अतः वे 36 मिनट बाद वापस प्रारंभिक स्थान पर
मिलेंगे। तो वो क्या होंगे, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म होती है। आप लोग इसे पढ़िए, इसको रिवाइज़ कीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, हम उसके क्वेश्चन समझेंगे। तब तक आप रिवाइज़ करके आइए, इसको पढ़ के आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अपने। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।